लिक्विड सॉल्यूशन चल रहा था बच्चों हमारा। और अब तक हमने बाइनरी सॉल्यूशन देख लिया था, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल का और दोनों वोलाटाइल का। उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर तुम्हारे पास केवल प्योर लिक्विड है, ए और बी का सॉल्यूशन ही है लेकिन प्योर लिक्विड फेज में है, और प्रेशर को हम धीरे धीरे रिलीज करते हैं, कम करते हैं, तो किस प्रेशर पे पहला ड्रॉप इवेपोरेट होगा, कब अंतिम ड्रॉप इवेपोरेट होगा, उस समय प्रेशर क्या होगा, उसमें कंपोजिशन क्या होगा, ये सारा कुछ हमने स्टडी कर लिया था। चाहे अगर तुम्हारे पास ए और बी का मिक्सचर है लेकिन वेपर फेज में है और तुम प्रेशर को बढ़ाते हो, तो कब पहला ट्रेस वेपर का कंडेंस करेगा, कब अंतिम ट्रेस वेपर का कंडेंस करेगा और उसका कंपोजिशन क्या होगा, ये हमने पिछले क्लास में देख लिया था। आज हम देखने जा रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग दो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक मेथड होता है दो ऐसे कंपाउंड को सेपरेट करने का, चाहे यू बोलो कि ऑलमोस्ट सेपरेट करने का, जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा यानी कि वेपर प्रेशर उसके प्योर फॉर्म में भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो लिख लो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन is used to separate two volatile compounds, है ना, two volatile compounds from their mixture if they have different बॉइलिंग पॉइंट, जब उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है दोनों का अलग अलग है। ठीक है, चाहे दोनों के प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दोनों का अलग अलग है, तो वैसे कंपाउंड को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। ठीक है, आगे तुम पढ़ोगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो एक पर्टिकुलर मिक्सचर में पॉसिबल नहीं होता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग रहने के बावजूद। वैसे मिक्सचर को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में फॉर्म होता है। तो आइडियल और नॉन आइडियल को हम बाद में देखेंगे, तो वहां पे हमको पता चलेगा कि इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो मेथड है इसका लिमिटेशन है। लेकिन अभी हमने पढ़ा है रॉल्स लॉ, और हर वो लिक्विड सोल्यूशन जिसमें रॉल्स लॉ एप्लीकेबल होता है उसे हम आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। तो फिलहाल हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को केवल आइडियल सोल्यूशन लगा रहे हैं, और आइडियल सोल्यूशन पे ये मस्त लगता है, बिल्कुल लगेगा, अच्छे से लगेगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले सपोज करो अपने पास ए और बी का मिक्सचर है, यहां पे ए और बी है, और ए और बी का ए का मोल फ्रैक्शन एक्स से है, बी का मोल फ्रैक्शन एक्स भी है, ए और बी है। ठीक है, अब सपोज करो यहां से वेपोराइजेशन हुआ गिवन प्रेशर पे, और हम वो प्रेशर ले रहे हैं जहां पे लिक्विड का पहला ड्रॉप ऊपर में जाता है, पहला ड्रॉप इवेपोरेट करता है, सबसे पहला वाला, पहला ट्रेस पे हम काम कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। हम लोग बस ये इनिशियल वेपोराइजेशन पे काम कर रहे हैं। अच्छा खासा अमाउंट वेपोरेट नहीं हुआ है, हम थियोरेटिकली बस यहां से समझा देंगे कि सेपरेट कैसे होता है, और हम लोगों को वही चीज पढ़ना है। जिस प्रकार से पहला गया दूसरा भी जाएगा, तीसरा भी जाएगा, है ना, और उसी तरीके से सेपरेट आगे भी हो जाएगा। लेकिन हमारा जो थियोरेटिकल डिस्कशन जाएगा, हमारा जो न्यूमेरिकल का जो कैलकुलेशन जाएगा, वो हमेशा पहले ड्रॉप पे होगा। तो देखो इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बगल में एक दूसरा बर्तन है। तुम किए क्या कि पहला ट्रेस जो वेपर का गया उसको सपोज करो कि तुमने कंडेंस करा लिया, और कंडेंस करा के दूसरे वाले कंटेनर में भेज दिया। तो ये सपोज करो कंडेंस होके आ गया, इतना ज्यादा तो नहीं आएगा पहले पे अगर हम बात कर रहे हैं तो रियलिटी में तो ये घटना कंटिन्यू होती रहेगी, इसलिए सपोज करो ऐसे हुआ। लेकिन बार बार बोल रहे हैं, हमारा जो न्यूमेरिकल एनालिसिस जाएगा वो हमेशा पहला ट्रेस ऑफ वेपर पे जाएगा। ये पहला ट्रेस ऑफ वेपर यहां गया और उसी को तुमने कंडेंस किया। तो एक बात बताओ, अगर यही पेपर यहां पे कंडेंस हुआ है तो क्या हम ये कमेंट कर सकते हैं कि ए और बी का जो मोल यहां पे होगा वही मोल यहां भी होगा? तो यहां पे लिक्विड में सपोज करो कंपोजिशन आ गया एक्सए डैश और एक्सपी डैश, ये कंपोजिशन आया। ठीक है, यहां पे एक्सए और एक्सपी था, ये जब वेपोराइज हुआ था तो ऊपर में कंपोजिशन आया था वाई और वाई बी। तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि ये जो एक्सए डैश है, सॉरी बराबर नहीं होगा यहाँ पे, ये जो एक्सए डैश है वो वाई ए के बराबर होगा, और ये जो एक्सबी डैश है वो वाई बी के बराबर होगा। फिर क्या करो, इसको भी छोड़ दो, यहां भी कुछ देर में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद इसको भी फर्दर ले जाके दूसरे कंटेनर में कंडेंस करा दो, और ये प्रक्रिया जो है चलती रहेगी। ठीक है, तो ये अगर कंडेंस हो गया एक्सए डैश एक्सपी डैश, ये ऊपर गया,
तो समझिए कि वाई ए डैश वाई बी डैश आ गया। यहां पे वेपर प्रेशर पी था, यहां पे वेपर प्रेशर पी डैश है। जब वाई ए डैश वाई बी डैश को तुम इसमें कंडेंस किए तो यही वाई ए डैश वाई बी डैश अब बराबर हो जाएगा एक्स ए डबल डैश एक्स बी डबल डैश के। यहां पे जो वेपर आएगा उसे हम लिख रहे हैं पी डबल डैश, और उसमें वेपर का जो कंपोजिशन है वो हो जाएगा वाई ए डबल डैश वाई बी डबल डैश। ठीक है, यहां तक हो गया। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसी को बोलते हैं। पहले वेपोराइज करो, कंडेंस करो, फिर वेपोराइज करो, फिर कंडेंस करो, फिर वेपोराइज करो, ये प्रक्रिया होती रहेगी। और कुछ ही स्टेप में तुम पाओगे कि जो मोर वोलाटाइल लिक्विड है उसका परसेंटेज बढ़ते 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 99.99999% हो जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट वो प्योर हो जाएगा। और जो नीचे रेसिड्यू बचेगा उसमें लेस वोलाटाइल वाला आएगा। मोर वोलाटाइल वाला ऊपर वेपर में चलता चला जाएगा। लास्ट वाले कंटेनर में तुमको मिल जाएगा अच्छा खासा ए का मात्रा, अगर ए मोर वोलाटाइल है तो 99.99%, और जो बच जाएगा रेसिड्यू उसमें बी बच जाएगा। ठीक है, तो देखो होगा क्या। ये जैसे हो गया हमारा, लिख रहे हैं हम लोग इन फर्स्ट स्टेज ऑफ वेपोराइजेशन, पहला स्टेज वेपोराइजेशन का, यानी इस वाले कंटेनर में हो रहा है। तो पहला स्टेज में क्या होगा बच्चों, P बराबर क्या आएगा, PA नॉट एक्स है प्लस PB नॉट एक्स भी आएगा। और अगर P निकल गया तो YA भी निकल जाएगा। कैसे, YA बराबर PA नॉट होगा यहाँ पे, PA नॉट एक्स है डिवाइडेड बाई P, रॉल्स लॉ डाल्टन्स लॉ से। YB चाहो तो इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, PB नॉट एक्स बी बाई P से, और नहीं तो 1 माइनस YA भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब ये ऊपर गया और यहां से तुमने इसको कंडेंस करा दिया। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेशन, पहला कंडेंसेशन हो गया, एंड इन सेकेंड स्टेज ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन का दूसरा स्टेज जो कि इस वाले कंटेनर में हो रहा है। एक और बात, जो यहां का वेपर कंडेंस होता है उसे हम डिस्टिलेट बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिस्टिलेट, क्योंकि ये डिस्टिल, यहां से डिस्टिल हुआ तब ये बना। तो ये है हमारा फर्स्ट डिस्टिलेट। तो बस टेक्निकल टर्म है, एग्जाम में अगर ये लिखा रहेगा तो समझ जाना कि वेपर वहां से कंडेंस हुआ है तब जाकर ये डिस्टिलेट आया है। तो आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेशन, पहला कंडेंसेशन हो गया, एंड इन सेकेंड स्टेज ऑफ वेपोराइजेशन, किसका वेपोराइजेशन, डिस्टिलेट का, पहला जो डिस्टिलेट बना उसका। तो देखो इसमें क्या होगा, सेकंड कंटेनर में होगा क्या, तो पहले से क्या था एक्स ए डैश एक्स बी डैश, और तुमने कंडेंस कराया है इस वाले वेपर को, तो हमारा एक्स ए डैश जो है वो बराबर होगा वाई ए के, और एक्स बी डैश जो है वो बराबर होगा वाई बी के, और तुमने वाई ए निकाल लिया है, वाई बी निकाल लिया है। तो यही वाई ए बराबर हो गया एक्स ए डैश के, यही वाई बी बराबर हो गया एक्स बी डैश के, और अगर एक्स ए डैश पता है, एक्स बी डैश पता है, तो तुम चाहो तो पी डैश निकाल सकते हो। तो यहां पे लिख रहे हैं हम लोग पी डैश बराबर, पी डैश बराबर क्या आएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी, पी डैश आ गया। और अगर पी डैश आ गया तो वाई ए डैश वाई बी डैश फिर से निकल जाएगा रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ से। तो वाई ए डैश बराबर आ जाएगा, वाई ए डैश बराबर पी ए नॉट एक्स ए डैश होगा यहाँ पे, पी ए नॉट एक्स ए डैश डिवाइडेड बाई पी डैश, और वाई बी डैश हो जाएगा 1 माइनस वाई ए डैश। जिस तरीके से यहां निकाले उसी तरीके से यहां निकालना है। अंतर बस इतना है कि शुरुआत यहाँ पे एक्स ए डैश एक्स बी डैश से होगा, और इन दोनों का वैल्यू यहां से आ जाएगा वाई और वाई बी से। ये हो गया बच्चों। अब क्या करोगे, आफ्टर सेकेंड कंडेंसेशन, अब ये पेपर ऊपर गया और ये फिर डिस्टिल करा दिए तुम, तो यहां पे सेकेंड डिस्टिलेट आया, और इस डिस्टिलेट में जब वेपोराइजेशन होगा तो तुमको पी डबल डैश मिल जाएगा, वाई ए डबल डैश वाई बी डबल डैश, और जो कंपोजिशन यहां है वाई ए डैश वाई बी डैश वही बराबर हो जाएगा एक्स ए डबल डैश एक्स बी डबल डैश के। तो आफ्टर सेकेंड कंडेंसेशन, सेकेंड कंडेंसेशन के बाद क्या होगा, एक्स ए डबल डैश बराबर वाई ए डैश, एक्स बी डबल डैश बराबर वाई बी डैश। सिमिलरली यहां पे पी डबल डैश निकल जाएगा सेम फॉर्मूले से, पी डबल डैश बराबर क्या आएगा, लिख देते हैं, वैसे आइडिया लग गया होगा, पी ए डैश एक्स ए डबल डैश जोड़ पी बी डैश एक्स बी डबल डैश, और पी डबल डैश निकल गया तो वाई ए डैश भी निकल जाएगा और वाई बी डैश भी निकल जाएगा। तो जितना स्टेज देगा इसी तरीके से तुम आगे बढ़ते हुए सारे स्टेज का निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा थियरी हो गया, बहुत ही आसान है, बस जो तुम पहले पढ़े हो उसी को बार बार करना है। ठीक है, और जो मोर वोलाटाइल लिक्विड है वो वेपर में चलता चला जाएगा, उसका कंपोजिशन बढ़ता जाएगा, और रेसिड्यू में हमारा लेस वोलाटाइल का कंपोजिशन बढ़ता चला जाएगा।
ठीक है, तो इसको नोट कर लो। देखो बच्चों, ये सवाल कह रहा है कि एक आइडियल सॉल्यूशन है, उसमें दो वोलाटाइल लिक्विड है ए और बी। ए का वेपर प्रेशर है 100 टोर और बी का वेपर प्रेशर है 200 टोर। अगर मिक्सचर में 1 मोल ए है 4 मोल बी है, तो टोटल वेपर प्रेशर डिस्टिलेट का क्या होगा? डिस्टिलेट का कहने का मतलब पहले लिक्विड वेपोराइज करेगा, उसके बाद फिर उसका डिस्टिलेशन कराओगे यानी कंडेंस कराओगे, और फिर से वो जो डिस्टिलेट है उसका वेपर प्रेशर पूछ रहा है। तो उसका वेपर प्रेशर पूछ रहा है यानी उसके ऊपर तुम जाओगे। तुमको कंपोजिशन दिया है 1 मोल 4 मोल शुरू वाले लिक्विड का। तो अगर मान लो हम कंटेनर बनाते हैं और इसमें हम रखते हैं ए जो है 1 मोल है और बी जो है वो 4 मोल है, तो मजबूरी है हमारी कि हम लोग पहले ट्रेस ऑफ वेपर पे ही काम करेंगे, क्योंकि अच्छा खासा ऊपर चला गया तो हमको ये नहीं पता कि कितना ऊपर गया है। आधा गया है, 25% गया है, 75% गया है, ये तो हमें आइडिया ही नहीं है, और हर केस में अलग अलग आंसर आएगा। तो इसीलिए यही रीजन है कि जब हम थियरी तुमको समझा रहे थे तो हम ये बोले थे कि हमेशा पहला ट्रेस ऑफ वेपर जो ऊपर जाता है हम उस पर काम करते हैं। तो मान लो ये पहला ट्रेस वेपर का ऊपर गया, जब पहला ट्रेस यहां वेपर का ऊपर जाएगा तो P बराबर आएगा PA नॉट एक्स ए जोड़ PB नॉट एक्स बी। ठीक है, यहां से अगर एक्स से निकालोगे तो एक्स से बराबर आ जाएगा, टोटल मोल 5 हो गया तो 1/5 और एक्स भी आ जाएगा 4/5। वैल्यू पुट कर दो वहां पे। PA नॉट कितना? PA नॉट दिया हुआ है 100 टोर, लिख दीजिए यहां पे 100 टोर। 100 इंटू एक्स से कितना? 1/5। PB नॉट दिया हुआ है 200 टोर और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4/5 से। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ गया 20 और ये आ गया 160, यानी कि 180 टोर आ गया बच्चों, 180 टोर आ गया। तो ये प्रेशर यहां पे डेवलप हुआ, 180 टोर का प्रेशर यहां पे डेवलप हुआ, और यहां पे जो ए और बी होगा वहां से कंपोजिशन आ जाएगा वाई और वाई बी। तो वाई वाई पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो वाई बराबर क्या आएगा? वाई बराबर पी ए नॉट एक्स ए बाई पी, यानी कितना? 100 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाई 180, यानी ये हो गया 20/180 यानी 1/9 हो गया। तो वाई भी कितना होगा? 8/9 हो जाएगा, 1 में से घटा दिया हम उसको, तो वाई और वाई भी आ गया। अब क्या करना है? अब इसको आप कंडेंस कराओ। इसको अगर कंडेंस कराओगे तो ये हमारा डिस्टिलेट आया, और आपसे कह रहा है कि यही जो डिस्टिलेट है इसका वेपर प्रेशर बताइए, यानी यहां पे जो प्रेशर आएगा P डैश वही आपसे पूछ रहा है। तो यहां प्रेशर कौन सा हम लेंगे? फिर से यहां से एक कतरा बस ऊपर जाएगा और वहां का प्रेशर निकालना है, क्योंकि अगर ज्यादा अमाउंट ऊपर भेजोगे तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आंसर आएगा। तो हम फिर से एक ड्रॉप पे काम करेंगे। तो पहला ड्रॉप जो ऊपर गया उसकी वजह से यहां पे जो कंपोजिशन आएगा वो मान लो वाई डैश है और वाई बी डैश है, और नीचे का जो कंपोजिशन है वो एक्स ए डैश है और एक्स बी डैश है। तो हमने अभी क्या बताया था? नीचे जो कंपोजिशन आया वो यही वाई और वाई बी के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स ए डैश, ये जो एक्स ए डैश है वो बराबर हो जाएगा वाई ए के, और वाई ए तुमने कितना निकाला? 1/9, और एक्स बी डैश हो जाएगा वाई बी के बराबर, ये हो जाएगा 8/9। तो पी डैश कितना हो जाएगा बच्चों? ये वाला पी डैश बराबर आ जाएगा फिर से पी ए नॉट एक्स ए डैश प्लस पी बी नॉट एक्स बी डैश। सेम वही काम कर रहे हैं लेकिन इस वाले कंटेनर में। तो यहां प्रेशर निकाल लो। अब पी डैश कितना था? 600 इंटू 1/9 प्लस 200, सॉरी 600 नहीं है 100 है, 200 इंटू 8/9। ठीक है, कितना आ गया? 9 एलसीएम में ले लो, आसानी से सॉल्व होगा। 8 गुना 2 1600 और 100 यानी 1700/9। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1, ठीक है, 80 8 72 फिर से 80 188.88 आ गया। हो गया, आइडिया लग गया। अगर एक स्टेज और बढ़ाया था तब क्या करते? पी डैश से फिर वाई ए डैश वाई बी डैश निकालते हैं इन दोनों को, और ये वाई ए डैश वाई बी डैश कंडेंस होकर बन जाता है एक्स ए डबल डैश एक्स बी डबल डैश, और फिर यही प्रक्रिया रिपीट करते हैं। तो सवाल के लैंग्वेज पे ध्यान देना, डिस्टिलेट को फिर से इक्विलिब्रियम में ले जाता और फिर से वेपर को हटा के डिस्टिल कराता। तो एक स्टेज और हम कराए थे, यहीं पे रुक गया। सवाल को पढ़ के ये पक्के से पता करना कि कितना स्टेज यहाँ पे डिस्टिलेशन हो रहा है, उसी के हिसाब से तुम्हारा सही आंसर आएगा। थोड़ा सा भी यहाँ गड़बड़ कर दिए नंबर ऑफ स्टेज पता करने में, है ना, तो सवाल तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो बच्चों, अगला हेडिंग दो, वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिएबल लिक्विड्स। इमिसिएबल लिक्विड क्या होता है?
तो वैसा दो लिक्विड जो आपस में मिक्स ना हो उसे हम बोलते हैं इमिसिएबल लिक्विड। तो मान लीजिए ए और बी इस बार इमिसिएबल है। अगर दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहा तो सपोज करो दोनों का अलग अलग लेयर बन गया। ऊपर का जो सोल्यूशन है वो ए है और जो नीचे का सोल्यूशन है ना, वो सपोज करो बी है। तो एक बात बताओ बच्चों, दोनों वोलाटाइल है, भले ही दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहा है, लेकिन ऊपर जब वेपर बनेगा दोनों का तो यहां तो ए और बी दोनों होगा। वेपर तो आराम से मिक्स हो जाएगा, गैस तो हमेशा मिक्स होता है, दो गैस ऑलवेज मिक्स होता है। और यहां प्रेशर सपोज करो पी के बराबर है, ठीक है। लेकिन नीचे में अगर दोनों मिक्स नहीं हुआ तो ये कुछ ऐसे बिहेव करेगा कि दोनों का दोनों प्योर फॉर्म में है, नीचे प्योर फॉर्म में, क्योंकि मिक्सिंग तो हुआ नहीं। तो ए अपना अलग नेचर मेंटेन किए हुए, बी अपना अलग नेचर मेंटेन किए हुए है। तो हमारा रॉल्स लॉ क्या होता था, पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स है। लेकिन ये कब होता था, जब मिक्सचर बनेगा तब ना। तो यहां पे क्या होगा कि अगर मिक्सिंग हुआ ही नहीं है और ए बिहेव कर रहा प्योर की तरह, तो ये दोनों का दोनों मिलकर लिक्विड सॉल्यूशन बनाया ही नहीं, ये दोनों अलग अलग है। तो इस वाले हिस्से में ए का मोल फ्रैक्शन 1 और इस वाले हिस्से में भी बी का मोल फ्रैक्शन 1 होगा। कहने का मतलब अगर तुम रॉल्स लॉ लगाओगे तो रॉल्स लॉ में एक्स ए का वैल्यू भी 1 लोगे, एक्स बी का वैल्यू भी 1 लोगे, क्योंकि ये दोनों का दोनों सेपरेट है बिल्कुल, है ना। कहने का मतलब कि हम इसको लिखेंगे ही नहीं, सीधे लिखेंगे पी ए जो आ रहा है ऊपर में, जो वेपर जो हमारा है, अगर मान लो कि ऊपर में प्रेशर आ रहा है पी ए और पीबी, और उस वजह से वेपर प्रेशर पी बराबर हो रहा है पी ए प्लस पीबी, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा पी ए है, पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स है। लेकिन मिक्सिंग हुआ नहीं तो ए बिहेव करेगा प्योर की तरह, और अगर प्योर की तरह बिहेव करेगा तो जब भी दो इमिसिएबल लिक्विड का केस हो तो एक्स ए और एक्स बी दोनों को 1 ले लेना। ये मत सोचना कि सर यहाँ पे एक्स ए प्लस एक्स बी तो 2 हो जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के बराबर तब आता है जब मिक्सिंग हो जाए। अगर मिक्सिंग नहीं हो रहा है तो एक्स ए प्लस एक्स बी का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है। तो यहां पे एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सिंपली हम बोलेंगे ये सॉल्यूशन अलग है, सॉरी ए हमारा अलग है, बी हमारा अलग है, दोनों का मिक्सिंग हुआ ही नहीं, तो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बना। और अगर नहीं बना तो ए अपने आप में अपना प्योरिटी मेंटेन करके रखे हुए है, बी अपने आप में अपना प्योरिटी मेंटेन करके रखे हुए है, और कुछ ऐसे बिहेव करेगा ऊपर में कि ऐसा लग रहा है कि नीचे से प्योर की वजह से ऊपर में पी ए नॉट और पीबी नॉट आ जाएगा। तो पी ए बराबर हो गया पी ए नॉट और पी बी बराबर हो जाएगा पीबी नॉट के बराबर। रखने के लिए जब भी इसका न्यूमेरिकल है सीधे सीधे एक्स ए का वैल्यू 1 ले लेना, एक्स बी का वैल्यू भी 1 ले लेना, क्योंकि दोनों प्योर की तरह यहां पे बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। कहने का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पी बराबर पी ए प्लस पीबी, यानी पी बराबर हो जाएगा पी ए नॉट प्लस पीबी नॉट। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखना। अब देखो पी निकल गया, यानी ऊपर में प्रेशर निकल गया, और डाल्टन से लगा दो ऊपर वाले वेपर में, है ना, इन द वेपर फ्रॉम डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर बराबर, ऑलरेडी ये बताया हुआ है वैसे, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। डायरेक्ट भी हम लोग यूज कर सकते थे इसको। पार्शियल प्रेशर अगर ए पे लगाते हैं तो ए का पार्शियल प्रेशर कितना पी ए, टोटल प्रेशर कितना पी, और ए का मोल फ्रैक्शन वेपर में कितना होगा तो वाई ए होगा। ऊपर में ए का मोल फ्रैक्शन वाई ए, बी का मोल फ्रैक्शन वाई बी। तो ये लिख सकते हैं हम। यहां से अगर वाई ए निकालोगे, वाई ए बराबर आ जाएगा पी ए, पी ए का वैल्यू कितना है पी ए नॉट के बराबर, तो पी ए नॉट लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाई पी। पी हमारा है पी ए नॉट प्लस पीबी नॉट। उसी प्रकार से वाई बी अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा पीबी नॉट बाई पी ए नॉट प्लस पीबी नॉट, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा, जो वेपर है उसका कंपोजिशन हमारा आ गया। तो क्या याद रखोगे, वेपर प्रेशर पी बराबर पी ए नॉट प्लस पीबी नॉट, एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू 1 ले लिया हम लोग। जब पी निकल गया तो उससे वाई और वाई भी निकल गया। लेकिन नॉर्मली इसमें पूछता क्या, देखो जब भी दो इमिसिएबल लिक्विड का सवाल पूछेगा ना, तो तुमसे ऊपर जो वेपर है उसमें ए और बी के मोल का रेशियो पूछेगा, चाहे वेट का रेशियो पूछेगा। तो हम करें क्या, वाई वाई भी आपका निकल चुका है, एक काम करो वाई ए को वाई बी से डिवाइड कर दो। तो वाई ए बराबर क्या होता है, ए का मोल बाई टोटल मोल, वाई बी बराबर क्या होता है, बी का मोल बाई टोटल मोल। अगर तुम दोनों को डिवाइड करते हो
तो YA बाई YB इज इक्वल टू आ जाएगा NA बाई NB। और ये रेशियो कहां पे है, तो ये वेपर का रेशियो है। कहने का मतलब NA बाई NB बराबर क्या आ गया, YA बाई YB। और यहां से YA को YB से डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर कट जाएगा, न्यूमरेटर बच जाएगा PA नॉट बाई PB नॉट। तो NA बाई NB बराबर होता है PA नॉट बाई PB नॉट के। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जहां पे ये रेशियो किस में है, ये वेपर में A और B का रेशियो है। ये वेपर में A और B का रेशियो है। अगर तुमसे वेपर में मास का रेशियो पूछ दिया, सपोज करो तुमसे पूछ दिया कि WA बाई WB बताओ वेपर में, तो मास क्या होता है, मोल इंटू मोलर मास। तो लिखोगे NA इंटू A का मोलर मास डिवाइडेड बाई NB इंटू B का मोलर मास। और देखो तो NA बाई NB किसके बराबर है, PA नॉट बाई PB नॉट के। वैल्यू पुट कर दो, PA नॉट बाई PB नॉट इंटू A का मोलर मास B का मोलर मास। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तो यहीं से निकल जाएगा। अगर मोल का रेशियो आ गया तो मास का रेशियो निकालना तो तुम मोल कांस्टेंट में पड़े होगे। ठीक है, जो मोल का रेशियो आया उसे मोलर मास से बस मल्टीप्लाई कर दो। और मोल का रेशियो था PA नॉट बाई PB नॉट, तो हमने PA नॉट बाई PB नॉट को MA बाई MB से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये भी जो वेट का रेशियो आ रहा है, ये किस में आ रहा है, तो ये भी वेपर में आ रहा है। तो इसमें भी न्यूमेरिकल पूछता है, तुमको 2 इमिसिएबल लिक्विड दे देगा, PA नॉट PB नॉट दे देगा, और सीधे पूछेगा कि वेपर में मास का रेशियो बताओ। तो ध्यान से देखो, वेपर में जो मास का रेशियो है वो PA नॉट PB नॉट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और मोलर मास पे डिपेंड कर रहा है। मोल का रेशियो वेपर में पूछा तो वो केवल PA नॉट PB नॉट पे डिपेंड कर रहा है। तो सवाल में आपको PA नॉट और PB नॉट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। देखो बच्चों, सवाल पढ़ो। करा व्हेन द मिक्सचर ऑफ 2 इमिसेबल लिक्विड्स बॉयल्स एट 372 केल्विन एंड वेपर प्रेशर एट दिस टेम्परेचर इज 97.7 किलो पास्कल H2O के लिए और 3.6 किलो पास्कल C6H5NO2 यानी नाइट्रोबेंजीन के लिए। कहने का मतलब आपको दिया हुआ है, अगर हम H2O को A मान लें और जो नाइट्रोबेंजीन है अगर हम उसको B मान लें, तो आपको दिया हुआ है PA नॉट का वैल्यू 97.7 किलो पास्कल और PB नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 3.6 किलो पास्कल। ठीक है, तो बोल रहा है कैलकुलेट वेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन द वेपर। एक तो तरीका है, सीधे WA बाई WB हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को याद है पीछे से मोल का रेशियो PA नॉट बाई PB नॉट होता है वेपर में, और वेट का रेशियो निकालने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर थोड़ा डिटेल में करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले वेपर प्रेशर बता दो क्या होगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P बराबर क्या आएगा, तो यहां पे आता था PA नॉट प्लस PB नॉट, सेम वही इक्वेशन था, बस XA और XB 1 हो गया था। तो दोनों को ऐड कर दो तो ये हो गया 97.7 प्लस 3.6, ये इतना आ गया 101.3 किलो पास्कल। P आ गया बच्चों। अगर P आ गया तो मोल फ्रैक्शन वेपर में, देखो हम डिटेल में कर रहे हैं, सब निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम बोलोगे डायरेक्ट तुरंत करिए, तुरंत हम कैसे करेंगे, तो तुरंत करने का तरीका देखो बता देते हैं। पहले सबसे पहले हम लिख देंगे मोल का रेशियो NA बाई NB कहां पे, इन वेपर में क्या होगा, तो ये सीधे आ जाएगा PA नॉट बाई PB नॉट के बराबर। PA नॉट कितना दिया हुआ है 97.7 डिवाइडेड बाई 3.6, ये हो गया मोल का रेशियो आ गया। अब मास का रेशियो निकाल लो यहां से, तो WA बाई WB बराबर क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास। तो 97.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, पानी का मोलर मास, और 3.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, ये होता है नाइट्रोबेंजीन यानी C6H5NO2 हो जाता है। बेंजीन का 78 मोलर मास होता है, एक हाइड्रोजन कम है तो 77 हो गया, और NO2 का 46 होता है ना, तो ये हो जाएगा 123। यहां मल्टीप्लाई कर दिया हमने 123 से, तो ये मास का रेशियो आ गया। अब इसको तुम यहां से सॉल्व कर लेना। ठीक है, मास का रेशियो आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि परसेंटेज बताइए नाइट्रोबेंजीन का, बोल रहा है कैलकुलेट वेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो वेट परसेंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन बराबर, एक काम करते हैं, इसको पहले हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करके आया 3.97। ठीक है, तो रेशियो क्या आया 3.97 बाई 1 हो जाएगा। जहां A था पानी और B था नाइट्रोबेंजीन, तो हम ये बोल सकते हैं कि नाइट्रोबेंजीन अगर एक हिस्सा है बाई मास, तो पानी हमारा 3.97 हिस्सा है। तो वेट परसेंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन क्या होगा, मास ऑफ नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन को 1 ले लो, तो ऊपर में लिखेंगे 1, नीचे में टोटल मास, तो नाइट्रोबेंजीन 1
मास के हिसाब से 1 हिस्सा और पानी है 3.97, दोनों को जोड़ दोगे कितना आएगा 4.97। ऐसे ही करते हैं। अगर पानी का परसेंटेज पूछता तो हम ऊपर में लिखते 3.97 और नीचे दोनों को जोड़ के लिखते हैं, ठीक है, इंटू कर देंगे 100। तो ये लगभग क्या है 4.97 लगभग 5 है, तो 100/5 20% आना चाहिए। आंसर कितना आ रहा है 20.11। क्यों आ रहा है? क्योंकि 5 से थोड़ा सा कम है डिनोमिनेटर, तो रिजल्ट हमारा 5 से थोड़ा सा ज्यादा, सॉरी 20 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से निकालोगे तो हमारा आ जाएगा 20.11। यहाँ परसेंटेज नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं तब हम यहाँ लिखते हैं, दोनों साइड परसेंटेज नहीं देते हैं, ठीक है। तो देखो ये डायरेक्ट तरीका हुआ, मोल का रेशियो निकाल लिए, मोल के रेशियो से मास का रेशियो निकाल लिए, मास के रेशियो से परसेंटेज निकाल लिए। हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें और क्या क्या पूछ सकता था। अगर तुमसे वेव प्रेशर पूछता सोल्यूशन का तो P बराबर PA0 प्लस PB0 निकल जाता है। अगर तुमसे YA पूछता तो YA बराबर क्या आया था PA0 बाई PA0 प्लस PB0 डाल्टन्स लॉ से, और PA0 है कितना 97.7 डिवाइडेड बाई 101.3। अगर YB लिखोगे YB तो YB हो जाएगा PB0 कितना है 3.6 बाई P यानी 101.3। तो ये इस तरीके से आ जाता है। अब अगर तुमको मोल का रेशियो निकालना है वेपर में, Na/Nb इन वेपर बराबर, तो वेपर में मोल का रेशियो मोल फ्रैक्शन के रेशियो के बराबर होता है, और दोनों का रेशियो अगर लोगे तो 101.3 कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा 97.7 डिवाइडेड बाई 3.6, ठीक है। इसी को हमने यहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था। तो ये बाकी भी तुम है ना नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर करना सवाल को सॉल्व करते समय, नहीं तो एग्जाम में आएगा तो तुम डायरेक्ट यहां से कर सकते हो, बशर्ते कि तुम्हारे दिमाग में सारा कुछ हो, ठीक है। नोट कर लो। अगला देखते हैं बच्चों। अगले में कह रहा है कि दो लिक्विड है A और B और दोनों कंप्लीटली इमिसिएबल है, यानी मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। बोल रहा है टोटल वेव प्रेशर बताइए, तो एकदम बिल्कुल घटिया सवाल है। टोटल वेव प्रेशर क्या होता है इमिसिएबल में PA0 प्लस PB0, तो क्या आ गया PA0 कितना है 100 प्लस 200, आंसर आ गया 300। बस खत्म हो गया, इतना ही है। तो दो इमिसिएबल का कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। क्या करना है, सीधे P बराबर लिखना PA0 प्लस PB0, x और x भी 1 हो गया है, और एक बार P निकल गया तो ऊपर में जो वेपर है उसका टोटल प्रेशर आ गया, और तुमको इंडिविजुअली A और B का पार्शियल प्रेशर पता है, PA PA0 के बराबर, PB PB0 के बराबर, तो तुमको पार्शियल प्रेशर पता है, टोटल प्रेशर पता है, तो डाल्टन्स लॉ लगा के तुम y और y भी निकाल सकते हो। y बराबर आता है PA0 बाई PA0 प्लस PB0, YB बराबर आता है 1 माइनस YA चाहे PB0 बाई PA0 प्लस PB0। जो मोल फ्रैक्शन आया उसका रेशियो अगर लोगे तो वेपर में मोल का रेशियो आ जाएगा, Na/Nb हमारा आया था PA0 बाई PB0, और अगर मास का रेशियो निकालना है तो PA0 बाई PB0 में मोलर मास के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, यानी Ma/Mb से। न्यूमेरिकल भी उसका हम लोग देख लिए हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके बाद एक लास्ट न्यूमेरिकल नोट देखेंगे आज का। देखो बच्चों, आज के क्लास का लास्ट सवाल, और इनफैक्ट ये सवाल नहीं है, एक तरह से कॉन्सेप्ट ही है। बहुत सारे सवाल में इस तरीके से तुमको PA0 PB0 दिया रहता है। यह है क्या, कह रहा है कि एक आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन है और उसका वेव प्रेशर का इक्वेशन दिया है 180 XA प्लस 70। ये वाला चीज जब भी तुमको दिखे किसी भी सवाल में, तो सवाल देने वाला चालाकी कर रहा है, तुमको PA0 और PB0 नहीं देके ऐसे इक्वेशन दे दिया है। और ये सवाल भी बाकी सवालों की तरह है, अगर PA0 PB0 पता रहता तो मान लो तुमसे सवाल हो जाता। तो अगर ऐसा दिया रहेगा तो तुम कैसे PA0 और PB0 निकालोगे। लास्ट में ये पूछ रहा है कि PA0 और PB0 बताइए क्या होगा। तो देखो कैसे निकालते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है, P बराबर, नॉर्मली ये सवाल किसी दूसरे सवाल का एक छोटा सा हिस्सा होता है, तो जब भी इस तरीके से दिया हो तो एक बात बताओ, अगर मान लो सॉल्यूशन में केवल A है, तो अगर सॉल्यूशन में केवल A होगा तो XA का वैल्यू 1 होगा, और अगर सॉल्यूशन में केवल A है, प्योर A हो गया वो, और प्योर A का वेव प्रेशर PA0 होता है, तो जब XA का वैल्यू 1 होगा तो क्या हम ये कमेंट कर सकते हैं कि जो P होगा वो PA0 के बराबर होगा, क्योंकि वेव प्रेशर जो है वो प्योर A का आएगा अगर नीचे में केवल A है। तो कहने का मतलब P जो है बराबर हो गया PA0 के, और इक्वेशन में XA का वैल्यू 1 पुट कर दो। इक्वेशन में XA का वैल्यू 1 पुट करोगे तो P बराबर हो जाएगा PA0 के, 1 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 180 प्लस 70 बराबर 250 हो गया बच्चों। अब देखो, मान लो कि सॉल्यूशन में केवल B है, अब A नहीं है, तो केवल अगर B होगा तो XB का वैल्यू 1, और XB अगर 1 होगा तो XA का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। अगर XB 1 होगा तो XA का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। ध्यान देना, ये इमिसिबल वाला एग्जांपल नहीं है, ये आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन है, रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है।
ये पहले का एग्जाम्पल है जो हम बाइनरी सोल्यूशन बताए थे पिछले के पिछले क्लास में, जिसमें दोनों वोलाटाइल होता है, ये उसका एग्जाम्पल है। उस दिन ये न्यूमेरिकल छूट गया था, इसलिए हम आज करा रहे हैं। ठीक है, तो जब एक्स भी 1 होगा तो एक्स ए का वैल्यू कितना होगा, तो 0 होगा। तो एक्स ए का वैल्यू जब 0 होगा, एक्स ए का वैल्यू जब 0 होगा, यानी ए नहीं है, केवल बी है, तो उस केस में वेव प्रेशर बराबर होगा किसके, पी और बी के, यानी पी बी नॉट के। और वैल्यू पुट कर दो पी में। एक्स ए का वैल्यू कितना पुट करोगे, 0, और एक्स ए का वैल्यू होगा 0 पुट करोगे, दिया हुआ है 180 एक्स ए प्लस 70, अगर 0 पुट करोगे तो 70 आ जाएगा। तो यहां से पी बी नॉट जो है वो 70 आ गया। ठीक है, तो फंसना नहीं, बड़ा बड़ा सवाल पूछेगा और उसमें तुमको पी ए नॉट पी बी नॉट नहीं देगा, लेकिन आंसर लाने के लिए तुमको उन दोनों का जरूरत पड़ेगा। तो तुम कैसे निकालोगे, जब एक्स ए का वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो पी बी नॉट आ जाएगा, क्योंकि एक्स ए 0 का मतलब ए नहीं है, यानी केवल बी है, तो केवल बी है तो पी बी नॉट आ गया। और अगर एक्स ए का वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो केवल ए है, यानी पी ए नॉट आ जाएगा। तो ये इतना छोटा सा काम करके जब कमांड हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट पे, तो तुमको इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा। हम लोग सीधे क्या कर लेते हैं, एक्स ए 1 250 लिख देते, पी ए नॉट 250 आ रहा है, और एक्स जब 0 होगा तो केवल 70 आ रहा है। तो बस ये लाइन देखकर तुम इन दोनों को निकाल सकते हो। ठीक है, तो आइडिया लग गया होगा, नोट कर लो इसको भी। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। आज हमने इमिसिएबल लिक्विड का, है ना, 2 इमिसिएबल लिक्विड का अगर मिक्सचर है तो उसका वेपर प्रेशर निकालना सीखा, और वेपर में कंपोजिशन देखा हमने, रेशियो देखा, सब कुछ निकालना सीखा, और साथ साथ हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को पढ़ा अच्छे से। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो मिलते हैं अगले क्लास में।